स्वागत है। नमस्कार। एक चर्चा हमेशा से रही है कि एक राजा कैसा होना चाहिए या फिर जो शासन करता है वो कैसा होना चाहिए। इसी पर आज हम एक गहन चर्चा करने वाले हैं। हम शुरुआत करते हैं प्लेटो से। प्लेटो ने फिलोसफर किंग की बात करी है, या फिर हम बोलें कि उसने एक दार्शनिक राजा का सिद्धांत दिया है अपने आदर्श राज्य में, है ना। और अगर हम तार्किक रूप से देखें तो बहुत ही बढ़िया बढ़िया कहें कि हम एक सेकेंड इसको लॉक कर देता हूँ, थोड़ा ये बार बार हट रहा है। अब नहीं होगा। तो असल में दार्शनिक राजा क्या है, इस पे हम बाद में चर्चा करेंगे। पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्या ज़रूरत पड़ी किसी विचारक को, भले ही चाहे आदर्श रूप में उसको आदर्श अपने राज्य में एक दार्शनिक राजा क्यों रखना पड़ा। आखिर ऐसी क्या मजबूरियां रही होंगी कि उसको एक इतना मज़ेदार कॉन्सेप्ट लाना पड़ा अपने राज्य में, जिसको हम आज दार्शनिक राजा करके बुलाते हैं, समझते हैं। देखिए, जब प्लेटो जीवित था एथेंस में, है ना, तो उस समय की जो परिस्थितियां थीं वो बहुत अजीब तरीके की थीं, है ना। जो उसका राज्य था वो पूरा उथल पुथल का दौर चल रहा था। उस समय पे लोग उथले पुथले थे, मतलब उथल पुथल रहते थे। और एक बौद्धिक वर्ग भी जन्म रहा था उस समय। कौन था वो मुझे याद तो नहीं आ रहा है, लेकिन वो पैसे लेकर लोगों के विचारों को आगे बढ़ाता था। क्या था वो, चलो कभी याद आएगा तो उस पर भी एक वीडियो बनाएंगे। हाँ, समझते हैं। देखिए, जो प्लेटो का फिलोसफर किंग है या फिर हम कहें दार्शनिक राजा है, वो अगर मैं कहूँ हमारे दर्शन की राजनैतिक जो भी हम नैतिकता कहें उसकी सबसे उत्कृष्ट बॉडी, सबसे उत्कृष्ट परिभाषा ही कहूँगा मैं एक राजा होने की। अगर आप एक व्यक्ति को किसी राज्य का, किसी भी जगह का सर्वोच्च अधिकारी बनाना चाहते हैं, देखिए राजा मतलब वही है कि जो शासन करेगा। और आप सर्वोच्च पद एक ऐसे व्यक्ति को नहीं दे सकते हो जो खुद शासन के बारे में ना जानता हो, या फिर जिसे खुद ये ना पता हो कि राजनीतिक प्रणालियाँ क्या है, वो कैसे काम करती है। तो इसीलिए जब आदर्श राज्य की बात आती है तो बेहतरीन जो राजा हमें देखने को मिलता है वो हम प्लेटो के दर्शन में देखते हैं। और वहाँ पर वो अपने फिलोसफर किंग को बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रस्तुत करता है। इतना बेहतरीन तरीका कि आज विश्व में कोई भी देश उस तरीके को लागू करने की तो क्या सोच भी नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जो ह्यूमन है, जो इंसान है, वो चाहता ही नहीं है कि जो व्यवस्थाएं हैं वो बेहतरीन तरीके से काम करें। ये एक कड़वी सच्चाई है, लेकिन ये सच है कि जो अपर क्लास है, अपर क्लास से मतलब जिनके पास बहुत ज़्यादा इस समय संसाधन है, वो नहीं चाहते हैं कि एक बौद्धिक वर्ग आकर इस व्यवस्था को संभाले। क्यों? उसका रीज़न ये है कि जो बौद्धिक रूप से सक्षम लोग होते हैं वो व्यवस्थाओं को स्टेबल करने की सोचते हैं और सबके हित में काम करने की सोचते हैं। और जो हायर सोसाइटी है, समझ रहे हैं, हायर सोसाइटी जो एक इम्पोर्टेंस रखती है अपनी समाज में। समाज का मतलब यहाँ पर सोसाइटी है। कुछ मूर्ख लोग इस समाज को क्या समझेंगे, हिंदू समाज, मुस्लिम समाज नहीं, या फिर फलाना समाज, ये समाज नहीं, ये समाज नहीं है। समाज मतलब सोसाइटी। अगर आपने समाज शास्त्र पढ़ा है तो उसमें आपने ज़रूर पढ़ा होगा कि समाज क्या है। समाज है लोगों का, लोगों के बीच सामाजिक संबंध, जहाँ पर वे मेल जोल करते हैं, वस्तु विनिमय करते हैं, एक साथ रहते हैं,
बस यही है समाज, इसके अलावा कुछ भी नहीं है समाज। तो अब हम समझते हैं जो फिलोसफर किंग था असल में वो क्या था। देखिए, जब प्लेटो अपना आदर्श राज्य बनाता है तो सबसे ऊंचा स्थान वो एक फिलोसफर किंग को ही मानता है। और मेरे हिसाब से अगर आप बात कर रहे हैं राज्य के प्रशासन की क्यों, क्योंकि राज्य का प्रशासन एक हंसी खेल नहीं है कि आपने बस ऐसे ही मुंह उठाकर किसी को भी राज्य का प्रमुख बना दिया। समझ रहे हैं, इसमें जो जनता रह रही है उसके हित देखने पड़ेंगे आपको, जो राज्य की सीमा है उसके हित देखने पड़ेंगे, अपनी संप्रभुता देखनी पड़ेगी। ये चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी अगर आप एक सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी बन रहे हैं। क्यों, क्योंकि हम बात कर रहे हैं राजा की, और राजा उस टाइम पे होता था, अभी भी होते हैं, लेकिन अभी राजा की परिभाषा बदल गई है। किसी देश में राजा प्रधानमंत्री हो सकता है, किसी देश में राष्ट्रपति हो सकता है, किसी देश में कुछ और नाम हो सकता है उसका, लेकिन जो कार्य प्रणाली है वो अभी भी राजा की वही है कि जो उसकी टेरिटरी है, जो उसका क्षेत्र है, उसका संचालन करना, उसकी संप्रभुता की रक्षा करना, उसका अच्छे से नियमन करना। तो जब हम देखते हैं प्लेटो के आदर्श राज्य की, तो वो फिलोसफर किंग की बात करता है और उसमें जो वो बात करता है कि जो इसकी एजुकेशन होगी। देखिए, प्लेटो ने 3 तरीके की एजुकेशनों की बात करी है। 3 तरीके की नहीं थी, मतलब उसमें 3 स्तर थे। पहली थी 20 से 30 10 से 20 साल, 20 से 30, हाँ हाँ ऐसे थी। पहली थी जो 10 से 20 और 20 से 30, और जो तीसरी तरीके की शिक्षा थी वो ये थी कि जब आप दोनों शिक्षाओं को पार कर जाओगे 10 से 20 और 20 से 30, तो इसके बाद आप क्वालिफाई हो जाओगे आदर्श राज्य बनने के लिए, मतलब आदर्श राजा बनने के लिए, फिलोसफर किंग बनने के लिए, नैतिक राजा बनने के लिए। 30 वर्ष होने के बाद आपकी जो ट्रेनिंग चलती थी ना, वो चलती थी आपकी 50 वर्ष तक। हाँ, तुरंत ही आपको राज्य की भागदौड़ नहीं दी जाती थी। प्यास लग रही है। तुरंत ही आपको राज्य की भागदौड़ नहीं दी जाती थी, आपको 50 साल तक ट्रेनिंग दी जाती थी। 50 साल के बाद कहीं जाकर आपको राज्य का पद मिलता था। तो देखा आपने कि किस तरीके से उस व्यक्ति को इतना ट्रेन किया जा रहा है राज्य के लिए। आप बोलोगे कि वर्तमान समय में भी तो यही होता है कि एक व्यक्ति विधायक बनता है, फिर सांसद बनता है, और फिर कहीं जाकर उसको पीएम का पद मिलता है, फिर कोई और पद मिलता है, सीएम का पद मिलता है। बिल्कुल, ये चीज़ ठीक है, लेकिन हम बात कर रहे हैं एक फिलोसफर किंग की, दार्शनिक राजा की। एक ऐसा राजा जो पूरी तरीके से सोसाइटी से कटा होगा। जब हम बात करते हैं उसकी विशेषताओं की, उसकी पहली विशेषता ये है कि वो प्लेटो है, साम्यवाद की बात करता है। इसमें पता है वो क्या करता है, जो राजा है और जो सैनिक हैं उनसे साम्यवाद की बात करता है। इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि उनकी कोई निजी संपत्ति नहीं होगी, उनका कोई परिवार नहीं होगा, उनके कोई भी बच्चे नहीं होंगे, यहाँ तक कि उनके रहने के लिए भी कोई महल टाइप की जगह नहीं होगी, वो नॉर्मल जगह में रहेंगे, झोपड़ी में। इन सब की वो व्यवस्था क्यों करता है, वो इसलिए करता है कि अगर राजा को ये सब सुख सुविधाएं दी जाएंगी तो हो सकता है कि वो इन सुख सुविधाओं में पढ़कर अपना मेन कर्तव्य भूल जाए। जी हाँ, और बेहतरीन तरीका यही है कि आप इस तरीके की व्यवस्थाओं को लाएं। देखिए, मैं एक तरीके से सहमत नहीं हूँ कि आप व्यक्ति को समाज से काट रहे हो। काटने से मतलब आप उससे दूर कर रहे हो। प्लेटो ने ये सोचा नहीं कि व्यक्ति जो है ना वो सामाजिक प्राणी है। हालांकि उसने महत्व दिया है राजा को भी, ऐसा नहीं है कि राजा उसकी उसमें प्रणाली में कमज़ोर है, नहीं। ये कहना उसका कि आपका कोई परिवार नहीं होगा, आपकी कोई संपत्ति नहीं होगी और आप झोपड़ी में रहोगे, ठीक है, मानते हैं। लेकिन आलोचना के तौर पर हम ये कह सकते हैं कि संपत्ति को हम मान सकते हैं कि हाँ, संपत्ति इतना रोल अदा नहीं करती है। और परिवार के मामले में तो हम कुछ नहीं कह सकते। क्यों, क्योंकि ये किसी भी व्यक्ति का व्यक्तिगत निर्णय होता है कि परिवार वो रखे या ना रखे। लेकिन हाँ, अगर हम प्लेटो के
स्तर से देखें तो उसका जो मत था वो इस तरीके से था कि अगर व्यक्ति भोग विलास में या फिर वासनाओं में पड़ा रहेगा तो वो क्या ही राज्य का संचालन करेगा। हाँ, और यही चीज़ उसने सैनिकों के लिए भी कही थी कि सैनिक की भी अपनी कोई निजी संपत्ति नहीं होगी, क्योंकि अगर आपकी निजी संपत्ति है तो ज़्यादातर चांसेस है कि आपका जो लगाव है, लालच है, वो उस संपत्ति को बढ़ाने में रहेगा, चाहे आप कितने ही बड़े राजा हों, अधिकारी हों, कोई भी हो। ये इंसान की प्रवृत्ति मानी जाती है। और ये आज से नहीं है कि प्लेटो के टाइम से हो या फिर वर्तमान समय में विकसित हुई हो। ये जब से हम शिकार कर रहे हैं ये तब से पैदा हुई है। क्यों? क्योंकि हमारा जो एवोल्यूशन हुआ है, विकास हुआ है, वो इसी तरीके से हुआ है कि चीज़ें कम थीं और उनको प्राप्त करने वाले, गैदर करने वाले लोग बहुत ज़्यादा थे। तो हम सोचते थे कि जितना हो सके हमारे हिस्से में, हमारे पक्ष में आ जाए, ताकि हम लंबे टाइम तक उस पर्यावरण में अपने आप को जीवित रख सकें। जब हम शिकारी टाइप के थे, हम जंगलों में रहते थे, केवमैन थे, समझ रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पर बोलेंगे कि शिकारी से क्या मतलब तुम्हारा। अगर आप थोड़ा बहुत जानते हैं, शिकार का मतलब ये है कि इंसान शिकार करके खाना खाता था एक टाइम पे, उसको बनाना नहीं आता था कि आग जला ली, उस पर लकड़ी जला दी और बर्तन रख दिए, तेल डाल दिया, मिर्च डाल दी और जो भी है वो प्रक्रिया, और रोटी का आटा लगाया बना दिया। नहीं, ये तो अभी 10,000 वर्ष पूर्व की बात है कि हमने खेती करी, फिर झोपड़ियाँ बनाई, फिर रहना सीखे, फिर पशु पाले, और फिर बैलगाड़ी बनाई, और फिर पहिए का आविष्कार किया। धीरे धीरे हम सिंधु सभ्यता, फिर वैदिक सभ्यता, और फिर इतिहास का एक बड़ा हिस्सा पार करके इस सदी में बैठे हुए हैं। उससे पहले की हम बात कर रहे हैं। लेकिन जो प्लेटो का किंग है वो बहुत ही शक्तिशाली माना जाता है अपने राज्य में, आदर्श राज्य में। हालांकि कई लोग इसकी आलोचना भी करते हैं, है ना, लेकिन आलोचनाओं को अपन दरकिनार कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हम बात कर रहे हैं शिक्षित राजा की। क्योंकि फिलोसफर किंग का क्या मतलब है? देखिए, मेरा व्यक्तिगत ये विचार है कि कोई भी व्यक्ति बिना साहित्य रिव्यू के, बिना अच्छी एजुकेशन के दार्शनिक नहीं बन सकता। देखिए, आप इससे सहमत होइए मत होइए, लेकिन मेरा तो ये पर्सनल मामला है कि जब तक आप ढेर सारी किताबें नहीं पढ़ोगे, बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं गेन करोगे, आपके अंदर जो एक क्रिटिकल और एक दार्शनिक वाली छवि है वो नहीं आएगी। हाँ, कुछ लोग ये बोल सकते हैं कि हमारे इतिहास में बहुत सारे ऐसे किंग हुए हैं या फिर बहुत सारे फिलोसफर हुए जो बिना पढ़े लिखे भी हैं। आप उनका बैकग्राउंड समझिए, है ना, तब आपको पता लगेगा कि असल में कितनी सच्चाई है इस बात में। खैर, एक दार्शनिक राजा कितना महत्वपूर्ण होता है एक राज्य के लिए, ये चीज़ आप तभी समझ सकते हैं जब आप उसका, किसका, प्लेटो का जो दार्शनिक राज्य है और फिलोसफर किंग को पढ़ेंगे, तब आप ये चीज़ समझ पाएंगे। अगर उसने ये कहा है कि वो संपत्ति से दूर रहेगा, अपनी निजी संपत्ति नहीं रखेगा, परिवार नहीं बनाएगा, तो ये किसी छोटी बात को लेकर ध्यान में नहीं कहा गया है। अक्सर देखा ये जाता है कि जब व्यक्ति का जो व्यक्तिगत हित आ जाता है या फिर व्यक्ति कंडीशन में है जहाँ पर उसकी पारिवारिक कंडीशन फंस चुकी है, उसको एक चीज़ को चुनना है, तो व्यक्ति अधिकतर अपनी पारिवारिक कंडीशन को ही चुन लेता है। फॉर एग्जांपल के लिए देखिए, मैं ना इसको कंक्लूड कर रहा हूँ कि ये सत्य है या फिर मैं निष्कर्ष निकाल रहा हूँ, मैं तो जस्ट एक उदाहरण दे रहा हूँ जो मैंने देखा था। रिसेंटली मैंने एक वीडियो देखी यूट्यूब पर जिसमें ये दिखाया गया था कि एक लड़का एक लड़की दोनों प्यार करते हैं और ये चीज़ उनके घर वालों को पता लग जाती है। अब दोनों ने वादा किया था कि हम एक दूसरे से कभी जुदा नहीं होंगे, कभी बिछड़ेंगे नहीं और हम हमेशा साथ रहेंगे, है ना, बहुत प्यार किया ऐसा मतलब। अब उसके बाद होता ये है कि लड़की वाले, जो लड़की के घर वाले हैं, वो उसकी शादी करवाना चाहते हैं, किससे? दूसरे लड़के से। क्यों? क्योंकि वो लड़का उन्हें पसंद नहीं है या फिर वो उससे नहीं करवाना चाहते, नाक कटने की वजह से या फिर कोई और वजह हो सकती है। तो फिर वो उस लड़की से बोलते हैं कि तू उस लड़के को भूल जा या फिर इससे बोल दे कि मैं
तुमसे प्यार नहीं करती हूँ। जी हाँ। और एट द एंड वो लड़की ये चीज़ बोल देती है। क्यों? क्योंकि उसके पिता उससे बोलते हैं कि बेटा मेरी पूरी जीवन की जो इज्जत है वो चली जाएगी, है ना। तो लड़की यहाँ पर क्या चुनती है? परिवार को चुनती है, ना कि उस लड़के को। तो मैं यहाँ पर लड़का या लड़की को सही गलत नहीं कह रहा हूँ, मैंने जो कंडीशन थी वो आपको बताई, ठीक है। और यही चीज़ अगर फिलोसफर किंग के परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो अगर राज्य का मतलब राजा का जो व्यक्तिगत हित है वो आएगा तो कहीं ना कहीं जो उसके निर्णय हैं उसमें वो झलकेगा, और हो सकता है कि उसके निर्णय तार्किक ना होकर बस कंडीशन बेस्ड हो कि उसका उसकी बीवी से झगड़ा हो गया या उसके पर्सनल रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे हैं, तो इनका प्रभाव व्यक्ति के व्यवहार पर दिखता है। मैं आपको एक बात यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि अगर व्यक्ति अपनी निजी लाइफ में परेशान है तो इसकी वजह से उसका जो व्यवहार है उसमें भी बदलाव दिखेगा और उसकी जो कार्य प्रणाली है उसमें भी बदलाव दिखेगा, ठीक है। रही बात संपत्ति की, तो मैं भी इस पे कुछ नहीं कहना चाहता। संपत्ति होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, क्यों? क्योंकि जो भी व्यक्ति है उसको अपने खाने पीने की वस्तुएं पूरी करने के लिए तो आपको तो फूड चाहिए। लेकिन इस बात से मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ कि एक जो राजा है जो या फिर शासक है उसको बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा पढ़ा लिखा होना चाहिए। जैसा कि हमने देखा प्लेटो बोलता है कि उसको 30 वर्ष तो परीक्षाएं देनी होंगी, फिर उसके बाद एक बड़ी परीक्षा होगी, उसको अगर पास किया तो ठीक, नहीं किया तो उसको सैनिक बना देंगे। अगर पास कर भी लिया तो उसको एक और ट्रेनिंग भोगनी पड़ेगी 20 वर्ष की, जो 50 साल तक चलेगी। मतलब उसकी टोटल जब तक 50 उम्र नहीं हो जाती तब तक चलेगी, और उसके बाद उसको मौका मिलेगा एक राजा बनने का। और इसके बावजूद वो शाम में बात दे देता है अपने राजा को। तो कितनी बड़ी बात है ये कि एक ऐसा राजा जो हाईली एजुकेटेड है और दार्शनिक रूप से सोच सकता है। मुझे लगता है कि एक राजा दार्शनिक होना चाहिए नहीं होना चाहिए इस बारे में मैं अभी कोई मत नहीं दे रहा हूँ, किसी अलग वीडियो में बताऊँगा। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहता हूँ कि एक राजा में एक दार्शनिक के गुण जरूर होने चाहिए, एक विचारक के गुण जरूर होने चाहिए, एक फिलोसफर के गुण जरूर होने चाहिए। क्यों? क्योंकि जो फिलोसफर होता है जब वो सोचता है तो उसके ब्रेन के अलग अलग पर्सपेक्टिव काम करते हैं। वो केवल ये सोच के नहीं चलता कि मेरी पार्टी है या फिर मैं अपनी पार्टी को कैसे आगे बढ़ाऊँ या फिर अपनी पार्टी को कैसे जिताऊँ, ये नहीं सोचता है एक फिलोसफर किंग। वो इन सब चीज़ों से ऊपर उठकर सोचता है। वो अपने राज्य के बारे में सोचता है, उसके विकास के बारे में सोचता है, उन लोगों के बारे में सोचता है जो उस राज्य में निवासरत हैं, उनकी विकास प्रणाली के बारे में सोचता है। और ये सोचता है कि वो और क्या तरीके हो सकते हैं जिनसे मैं अपनी प्रजा को ज़्यादा से ज़्यादा वेलफेयर कल्याण दूँ, ठीक है। देखिए, हम जब वर्तमान समय की बात करते हैं तो अधिकतर देशों में जो लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं उनके थ्रू ही नेताओं को चुना जाता है। हाँ, कई देश हो सकते हैं, मैंने इस पे रिसर्च नहीं करी है ज़्यादा कि कौन कौन से देश हैं जहाँ पर शैक्षणिक योग्यता रखी गई है प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए, या फिर जो भी सर्वोच्च अधिकारी है उस देश का उसके लिए, है ना। मैं इस पे रिसर्च करके साधारण वीडियो बनाऊंगा और उस पर अपन चर्चा करेंगे। तो आपको क्या लगता है कि एक राजा को या फिर जो शासक है उसको पढ़ा लिखा असल में होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए, या फिर जनता द्वारा चुना जाना, मतलब चुना जाना ही ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जनता ने चुन दिया तो अच्छा होगा। तो मैं आपको यहाँ पर एक अपवाद स्वरूप एक बात बोलना चाहता हूँ कि एक नियम है लोहा पुरुष का नियम। वो ये कहता है कि असल में लोग चाहते ही नहीं हैं कि वो आगे बढ़े या फिर वो खुद कुछ करें, असल में वो दूसरों के नीचे दब के शासित होना चाहते हैं। जी हाँ। और एक और नियम है जो ये कहता है कि लोग असल में चुनना जानते ही नहीं हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि असली चुनाव क्या है। चुनाव से मतलब
टू चूज़, हम इलेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, टू चूज़ क्या चीज़ सही है, टू चूज़ ये बात कर रहे हैं हम। इलेक्शन की हमने बात नहीं की अभी, वो एक अलग चीज़ है। तो ज़्यादातर मैं इस पक्ष में हूँ कि एक व्यक्ति है जो राजा के तौर पर नियुक्त होता है, उसको हाईली एजुकेटेड होना चाहिए, ठीक है, और उसको फिलोसफर वाले गुण रखने चाहिए, और अगर हो तो परीक्षाएं भी होनी चाहिए, है ना। क्योंकि आप भाई साहब एक सर्वोच्च शासक को नियुक्त करने की बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं। अगर आप एक राज्य का सर्वोच्च अधिकारी है, जिसके लिए आप अलग से प्रोटोकॉल बनाते हो, अलग से एक भवन होता है, उसकी अलग से मतलब उसी के नाम से सारे सरकारी काम जारी होते हैं, तो आप एक ऐसा व्यक्ति नहीं चुन सकते जो अयोग्य हो उस पद के लिए, या फिर जस्ट केवल इसीलिए चुन लिया गया हो कि बहुमत लोगों ने चुना हो। भाई साहब, ज़रूरी नहीं है कि बहुमत लोगों ने अगर उस चीज़ को चुना है तो बहुमत सही हो, क्योंकि लोग हमेशा सही चुनाव नहीं कर सकते। जी हाँ, चुनने को परिवर्तित या फिर मैनिपुलेट किया जा सकता है, लोगों के चुनने को प्रभावित किया जा सकता है, और ये प्रूवन भी है कि अगर आप किसी व्यक्ति की चुनने की शक्ति को हासिल करना चाहते हैं तो आप उसके व्यवहार को देखिए, आप उसके मत को बदल सकते हैं कि ये व्यक्ति इस मत से ताल्लुक़ रखता है, और अगर आप चाहें तो उस व्यक्ति के उस मत को दूसरे मत से परिवर्तित कर सकते हैं। समझ रहे हैं? मत मतलब जो वो व्यू रखता है, जो वो अपने विचार रखता है। देखिए, मैं अपनी वीडियोस में किसी भी राजनीतिक पार्टी का नाम ना लूँगा और ना लेता हूँ, और मुझे नहीं लगता है कि बिना मतलब नाम लिए, अरे क्या बोल रहा हूँ, मतलब नाम लेके आप कुछ भी हासिल कर पाओगे। मुझे सबसे बेहतर तरीका यही लगता है कि आपको अगर पॉलिटिकल रूप से बात करनी है तो आपको किसी भी तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज़ का नाम नहीं लेना चाहिए। और मेरा खुद का एक कथन है कि सबसे अच्छी राजनीति वही है कि जो कभी की ना जाए। हाँ, अब मैं इसको अपनी वीडियोस में जोड़ा करूँगा, और मैं बहुत लंबे समय से इसका पालन करता हूँ। बेहतरीन राजनीति वही है, या बेहतरीन राजनीतिज्ञ वही है, या फिर बेहतरीन राजनेता वही है जो कभी राजनीति ना करे। जी हाँ, मैं मिलता हूँ आपसे किसी दूसरी वीडियो में। आप चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं। बाकी आप बताएं कि फिलोसफर किंग आपको कैसा लगा, और क्या आप सब मतलब सपोर्ट करते हैं फिलोसफर किंग को। नमस्कार।